टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक पेपर दिख रहा है जो कि 29 जून को कंडक्ट करवाया गया था जीएमसीएच चंडीगढ़ के द्वारा। पेपर बहुत ही अच्छा आया था, इसकी आंसर की भी आ गई है। तो जिनका अपकमिंग टाइम में जीएमसीएच या फिर अदर नर्सिंग एग्ज़ाम है वो इस पेपर को ज़रूर देखना। टोटल 100 क्वेश्चन आए हुए थे यहाँ पर। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बता दूँ कि जिनका अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे बिहार के लिए हो या आपका त्रिपुरा के लिए एग्ज़ाम हो, मेडिकल एंड नर्सेज आपकी जो सीरीज़ है उन पर अभी बम्पर डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आपकी 43 सीरीज़ हैं जो ओनली 150 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हैं, जो आप डायरेक्ट मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाएँ आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। तो और एक और गुड न्यूज़ है सभी के लिए जिनका अपकमिंग एग्ज़ाम है, स्पेशली फॉर बिहार, त्रिपुरा, जिनको जीके जीएस आने वाला है। तो मेडिकल एंड नर्सेज आपका जो शॉर्ट्स चैनल है उसकी लिंक आपको यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी। वहाँ पर आज से जीके जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं डेली सुबह 10 बजे। फर्स्ट क्वेश्चन आया था इस पेपर में, अंडर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एम टू डिलीवर विच लेवल ऑफ केयर। तो आयुष्मान भारत योजना आई थी जो कि सीएचओ वाले जिनकी पोस्टिंग होती है यहाँ पर। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और सब सेंटर पर किस तरीके की केयर प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन में था स्पेशलाइज्ड सेकेंडरी केयर, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर या फिर इमरजेंसी ट्रॉमा केयर। तो अब सब सेंटर में किस तरीके की केयर होगी। यहाँ पर सेकेंडरी केयर नहीं होती। सेकेंडरी लेवल में आपके आ जाते हैं क्या, सीएचसी आ जाएगा, जो भी बेसिक हॉस्पिटल्स आ जाएंगे। टर्सरी लेवल में कौन से होंगे, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होंगे, एम्स होंगे या फिर रीजनल हॉस्पिटल होंगे। तो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर दी जाती है, कहाँ पर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो सब सेंटर को ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा जाता है। 3000 जनता, जो यदि उबड़ खाबड़ जगह है तो 3000 जनता के बीच में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होगा, और यदि प्लेन एरिया है तो 5000 के लिए। क्लियर। एक सब सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 4 विलेज को है जो कवर करेगा, 4 एरिया है जो यहाँ पे कवर अप होंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, अ 4-year-old चाइल्ड विथ हिस्ट्री ऑफ साइनोटिक हार्ट डिसीज। बच्चा है साइनोटिक हार्ट डिसीज वाला क्लाइंट है यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा लाइट करते हैं। डिसीज is scheduled for minor surgical procedure. Pre-operative vitals are stable, but the child suddenly becomes unresponsive and cyanotic while waiting. What is the most likely cause of this sudden deterioration? तो साइनोटिक हार्ट डिसीज़ एक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ में बच्चे की है जो यहाँ पर सर्जरी होने वाली है। तो यहाँ पर प्री ऑपरेटिव मतलब बिफोर सर्जरी वाइटल्स चेक किए नॉर्मल थे, लेकिन सडनली बच्चा अनरिस्पॉन्सिव हो गया, साइनोटिक हो गया। मतलब कैसे, साइनोटिक का मतलब ब्लूइश टाइप का हो गया है। तो यहाँ पर क्या रीज़न हो सकता है इसका, फेब्राइल सीजर, टेट स्पेल, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यदि बच्चा सडनली क्या हो जाए, अनरिस्पॉन्सिव हो रहा है और साइनोटिक हो रहा है, तो ये किसके कारण हो रहा है, टेट स्पेल के कारण। किसके कारण, टेट स्पेल या फिर हाइपर साइनोटिक स्पेल। एक ऐसी कंडीशन है क्योंकि ऑलरेडी बच्चे को क्या है, कंडीशन है। और टेट स्पेल का मतलब है यहाँ पर कि बच्चे का पूरा कलर है सडनली ब्लूइश होना, सांस लेने में दिक्कत होने लगे, और ये सब चीज़ें होती हैं बच्चे को टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में। इसमें टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट के केस में तो यहाँ पर जो भी रीज़न हुए हैं वो क्या किसके कारण हो सकता है, टेट स्पेल के कारण। नेक्स्ट वन, विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस का सही स्टेप यहाँ पे क्या होगा, असेसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, इवालुएशन, या फिर प्लानिंग, डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन, असेसमेंट, या फिर असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवालुएशन। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस या फिर नर्सिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है हिस्ट्री कलेक्ट करना, दैट मीन्स असेसमेंट। दूसरे में डायग्नोसिस बनाना, तीसरे में प्लान करना, क्योंकि डायग्नोस के बाद ही मरीज़ की जब डिसीज़ फाइंड आउट होगी उसके बाद ही उसकी केयर होगी। फिर जो आपने प्लान किया, गोल किया, उसको इम्प्लीमेंट करना। जब आपने जो अपनी केयर कर ली उसके बाद क्या रिजल्ट आता है वो इवालुएशन हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है, इसको याद रखना। क्या होगा, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवालुएशन। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयरिंग ऑफ इंडिकेटर एंड पर्पस। तो यहाँ पर करेक्ट पेयर कौन सा है,
क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट किसके लिए यूज़ की जाती है? मेजर्स टोटल डेथ के लिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी, इंडिकेटर ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैटरनल मोर्टेलिटी, मेजर्स इम्यूनाइजेशन कवरेज, ये भी गलत है। टोटल फर्टिलिटी रेट, ये भी गलत है। क्रूड बर्थ रेट, ये डेथ के लिए नहीं है। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? बी, इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या है? इंडिकेटर ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ द इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेस्ट इंडिकेटर इसी को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज व्हेन रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर यूजिंग स्फिग्मोमैनोमीटर द साउंड विच कैन बी हियर्ड विथ अ स्टेथोस्कोप प्लेस्ड ओवर द आर्टरी इट इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पर जब भी आप क्या कर रहे हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से बीपी चेक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, तो आप आर्टरी के ऊपर स्टेथोस्कोप रखते हैं तो वो क्या टर्म यूज़ होता है? वीजिंग, मरमर, क्रैकल साउंड या फिर कोर्टाकॉप साउंड। कौन सा साउंड यहाँ पर आपका वो होगा? तो वो कहलाता है कोर्टाकॉप साउंड। अगला क्वेश्चन है विच एपिडेमियोलॉजिकल मेजर बेस्ट रिफ्लेक्ट द बर्डन ऑफ क्रोनिक इलनेस इन अ कम्युनिटी। तो यहाँ पर कौन सा एपिडेमियोलॉजिकल मेजर है? सभी है। तो यहाँ पर किसी भी कम्युनिटी में किस तरीके से लॉन्ग टर्म से, लंबे समय से कोई भी बीमारी चल रही है, इलनेस चल रही है, सही इंडिकेटर कौन सा होगा? क्रूड बर्थ रेट, CDR, इंसिडेंस रेट, प्रिवलेंस रेट या फिर केस फैटलिटी रेट। किससे एक हमें कह सकते हैं कि प्रॉपरली पता चलेगा एपिडेमियोलॉजिकल मेजर? इससे नहीं होगा। इंसिडेंस से ओनली न्यू केस पता चलेंगे। प्रिवलेंस से न्यू प्लस ओल्ड, नए जो अभी केस हुए हैं वो तो पता चलेंगे ही, साथ में पुराने कौन कौन से केस रहे हैं वो सब मिक्सड अप होके आ जाएंगे। तो इसीलिए प्रिवलेंस रेट से क्या होगा? प्रॉपर तरीके से पता चलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर A nurse manager is evaluating cost effectiveness of a tuberculosis control program. Which economic evaluation method is most appropriate? तो यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए एक नर्स मैनेजर है टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के लिए, कितना खर्चा हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से यहाँ पर इवालुएशन टेक्निक से प्रॉपर है जो पता चलेगा? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट मिनिमाइजिंग एनालिसिस, कॉस्ट यूटिली या फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट पता चलेगा कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस से। किससे? CEA। इनके जो फुल फॉर्म है यहाँ पे आपको एग्जाम में ये भी आते हैं तो इनके फुल फॉर्म भी याद रखना है। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग ECG फाइंडिंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया में ECT का जो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन होगा वो क्या होगा? U वेव एंड फ्लैटेंड T वेव्स, टल पीक्ड T वेव्स एंड वाइडेंड QRS कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आपका आंसर पूरे ऑप्शंस की तो ज़रूरत ही नहीं है, जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? हाइपरकैलेमिया के केस में टॉल पीक्ड T वेव एंड वाइडेंड QRS कॉम्प्लेक्स। हाई पोटेशियम लेवल यदि हमारे शरीर में है तो ECG परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन निकल के क्या आएगा? टॉल पीक्ड T वेव होगी, QRS कॉम्प्लेक्स है जो क्या होगा? वाइडेंड होगा। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर अ मेजर बर्न इंजरी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स एंटिसिपेट। यदि 24 घंटे हुए हैं, मेजर बर्न इंजरी हुई है, तो एज अ नर्स आप क्या चीज़ें हैं जो एंटिसिपेट करेंगी कि ऐसा हो सकता है? हाइपरकैलेमिया इन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हाइपोकैलेमिया इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर हाइपोकैल्सीमिया एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो यहाँ पर यदि मेजर बर्न इंजरी हुई है तो जो होने के चांसेस होंगे वो क्या होंगे? हाइपरकैलेमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट वन इज विच फाइंडिंग इंडिकेट्स कार्डियक टेम्पोनेट इन अ पेशेंट पोस्ट ओपन हार्ट सर्जरी। मरीज की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है उसके बाद कार्डियक टेम्पोनेट के साइन कौन से होंगे? नैरो पल्स प्रेशर इन मफल्ड हार्ट साउंड, hypertension and bounding pulses, bradycardia with high CVP, loud S1 and increased cardiac output। तो जो कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन यहाँ पर डेवलप हुई है, क्या है? कार्डियक टेम्पोनेट, पहले मरीज की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है तो यहाँ पर कार्डियक टेम्पोनेट और पेरिकार्डियल टेम्पोनेट की कंडीशन में हार्ट में क्या होता है? हार्ट के चारों तरफ फ्लूइड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और इसके कारण जो साउंड होगा वो जो सिम्टम होंगे
वो क्या होंगे, नैरो पल्स प्रेशर एंड मफल्ड हार्ट साउंड। क्या होगा, नैरो पल्स प्रेशर एंड मफल्ड हार्ट साउंड। नेक्स्ट, ए क्लाइंट विथ COPD, chronic obstructive pulmonary disease, is receiving oxygen at 4 liter per minute via nasal cannula. Patient become increasingly drowsy. What is the likely cause? यदि मरीज COPD वाला है उसके लिए क्या किया जा रहा है, नेज़ल कैन्यूला के थ्रू ऑक्सीजन दी जा रही 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से, तो मरीज़ क्या हो रहा है, ड्राउजीनेस हो रही है। रीज़न क्या है, ऑक्सीजन इंड्यूस्ड हाइपर कैपनिया हुआ है, CO2 नार्कोसिस फ्रॉम एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस फ्रॉम हाइपर वेंटिलेशन या फिर सेरिब्रल हाइपोक्सिया। तो COPD वाले मरीज को यदि ऑक्सीजन दी जा रही है और मरीज ड्राउजी हो रहा है तो हो रहा है ऑक्सीजन इंड्यूस्ड हाइपर कैपनिया के कारण। किसके कारण, ऑक्सीजन इंड्यूस्ड हाइपर कैपनिया के कारण मरीज के लिए एक कंडीशन है जो डेवलप हो रही है। हाइपर कैपनिया का मतलब क्या होता है, CO2 रिटेंशन। क्या है, CO2 रिटेंशन। हमारा शरीर CO2 को ज़्यादा बाहर नहीं निकाल पा रहा है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन इंड्यूस्ड हाइपर कैपनिया की कंडीशन डेवलप हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीम फॉर इंटरनेशनल नर्सेज डे 2025। एज अ नर्स आप यदि कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल, आपको हमेशा एवरी ईयर जो थीम अपडेट होती है वो हमेशा याद रखनी है। तो 2025 की जो थीम थी वो क्या थी, 2025 की थीम है आपकी आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, केयरिंग नर्सेस स्ट्रेंथिंग इकोनॉमिक्स। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे पूरी थीम नर्सेस की ही है, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, बहुत सारे लोग आवर नर्सेस आवर फ्यूचर बस याद करके इसको भी मार्क किए होंगे, बट आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए। इन अ पेशेंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस विच लेबोरेटरी वैल्यू रिक्वायर्स द मोस्ट इमीडिएट इंटरवेंशन। यदि मरीज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का है तो कौन सी लैब वैल्यू यदि टेस्ट होते हैं तो आपको इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। ब्लड ग्लूकोज 490 mg/dl, सीरम पोटेशियम 2 MEQ पर लीटर, सीरम बाइकार्बोनेट 12 MEQ पर लीटर, या फिर आर्टेरियल pH 7.25। तो यहाँ पर जो पोटेशियम का लेवल है, क्या है, पोटेशियम का लेवल है जो यहाँ पे इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, किसकी, इमीडिएट फाइंडिंग के लिए, क्योंकि नॉर्मल होता है 3.5 to 5.0। यहाँ पर पोटेशियम लेवल क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका इमीडिएट एक्शन किस पर होगा, ऑप्शन नंबर बी पर। नेक्स्ट वन है, पेशेंट प्रेजेंट विथ 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक ऑन ECG, विच ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड। यदि मरीज को हार्ट ब्लॉक 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक ECG करवाई गई तो 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक यहाँ पे दिखा है, तो कौन सी मेडिकेशन नहीं देंगे हम, एपिनेफ्रिन, आइसोप्रोटोनॉल, एट्रोपिन या फिर डिगॉक्सिन। तो यहाँ पर मरीज को हम डिगॉक्सिन नहीं देंगे ऐसे केस में, ऐसे केस में डिगॉक्सिन है जो हम नहीं देंगे। नेक्स्ट वन, इन मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स विच इंटरवेंशन डिमॉन्स्ट्रेट प्रायोरिटाइजेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो मास्लो की जो हायरार्की नीड्स थ्योरी है, एज पर दैट यहाँ पे क्या कहा है, कौन सा इंटरवेंशन है जो प्रायोरिटी बेस्ड है, टीचिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक टू रिड्यूस एंजाइटी, प्रोवाइडिंग अ हीटेड ब्लैंकेट टू अ हाइपोथर्मिक पेशेंट, इनकरेज सोशलाइजेशन लॉन्ग टर्म केयर सिटिंग, या फिर असिस्टिंग विथ स्पिरिचुअल सपोर्ट एट एंड ऑफ लाइफ केयर। तो सबसे बेसिक नीड तो हमारी क्या होती है, खाना पीना, जीवित रहना। एंजाइटी तो बाद में आएगी जब आपकी लाइफ बचेगी। लॉन्ग टर्म केयर के लिए भी बाद में भी सोशलाइजेशन सोच लेंगे आप, ये भी बाद में हो जाएगा। लेकिन हाइपोथर्मिक पेशेंट को ब्लैंकेट उड़ा के उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर लॉस हो रहा है उसको मैनेज करना, ये आपकी बेसिक नीड में आएगा। प्रोवाइडिंग अ हीटेड ब्लैंकेट टू हाइपोथर्मिक पेशेंट। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए नर्सिंग में कौन सा स्टेप है जो सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट हो रहा है। वी हैव ऑलरेडी डन इट दिस वे सो वी कंटिन्यू। आई रीड अ टेक्स्ट बुक दैट रिकमेंडेड दिस मेथड। आई फाउंड अ रिसेंट क्लिनिकल ट्रायल सपोर्टिंग दिस टेक्निक। या फिर माई सुपरवाइजर प्रेफर दिस प्रोसीजर ओवर अदर्स। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में आपका होगा आई फाउंड अ रिसेंट क्लिनिकल ट्रायल सपोर्टिंग दिस टेक्निक। Next one is, a nurse notes that a diabetic patient has not received insulin as prescribed due to a missed dose.
विच इथिकल प्रिंसिपल हैज़ बीन मोस्ट वायलेटेड। तो एज अ नर्स आप देखते हैं कि डायबिटीज़ का मरीज़ है, उसने अपना इंसुलिन नहीं लिया है, तो यहाँ पर उसका डोज क्या हो गया है, मिस हो गया है। तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर है जो वायलेट हुआ है? ऑटोनॉमी, फिडेलिटी, नॉन मालफिशियंस या फिर वेरासिटी। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल वायलेट हुआ है वो क्या है? नॉन मालफिशियंस। क्या है? नॉन मालफिशियंस। नेक्स्ट वन, while using the nursing process a nurse formulates nursing diagnosis based on which of the following। तो नर्सिंग प्रोसेस में आप जब नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं तो किस बेस पे बनाते हैं? फिजिशियन डायग्नोसिस के, पेशेंट आइडेंटिफाई मेडिकल प्रॉब्लम, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट डेटा, फिर ट्रीटमेंट प्लान फ्रॉम इंटरडिसिप्लिनरी टीम। किस बेस पर आप अपने जो एज अ नर्स है, जो आप नर्सिंग प्रोसेस में आपने असेसमेंट किया, देन डायग्नोस बनाया, तो वो हम बनाते हैं जो मरीज का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते हैं उसके बेस पर। वन इज द हेमलिच मैन्यूवर इज यूज्ड फॉर क्लाइंट हु हैज़ एब्डोमिनल थ्रस्ट। और हेमलिच मैन्यूवर यूज़ किया जाता है ब्लॉक्ड एयरवे को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर किसके लिए होगा? ब्लडी नोज, फॉल फ्रॉम बेड, इम्पेयर्ड आईसाइट या फिर ब्लॉक्ड एयरवे। तो यहाँ पर होता है ब्लॉक्ड एयरवे के लिए एब्डोमिनल थ्रस्ट या फिर हेमलिच मैन्यूवर। अपर एयरवे में किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो तो उसको मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया फोकस ऑन पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, जेंडर इक्विटी एंड रिप्रोडक्टिव राइट। तो एक प्रोग्राम है भारत में, हेल्थ प्रोग्राम है जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन मतलब जनता जितनी उतनी ही रहे, जेंडर इक्विटी मेल फीमेल के बीच में जो भेदभाव होता है उसको मिटाया जाए, रिप्रोडक्टिव राइट्स। कौन सा प्रोग्राम है वो? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, एनआरएचएम या फिर आईसीडीएस। तो यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए वो होगा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एनआरएचएम, ट्यूबरक्लोसिस, चाइल्ड आईसीडीएस ये सब पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पर वर्क नहीं करेंगे, बाकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का काम है जो इस पर फोकस्ड रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ पेशेंट इज रिसीविंग एन एंटीबायोटिक, सी सडनली कंप्लेन ऑफ ट्रबल ब्रीदिंग, वीकनेस एंड नोजिया। द नर्स शुड रिकॉग्नाइज दैट दीज साइन आर यूजुअली इंडिकेटिव ऑफ इम्पेंडिंग। यदि किसी मरीज को एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, उसको सडनली सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वीकनेस हो रहा, नोजिया हो रहा, तो एज अ नर्स आप क्या समझेंगे कि ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, हार्ट अटैक आया है, एनाफ्लेक्सिस हुआ है, फिर ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है। तो यहाँ पर वीकनेस हो रही, नोजिया हो रहा है, ट्रबल ब्रीदिंग हो रही है, लेकिन उसके पहले एंटीबायोटिक भी दी गई, तो ये एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन हुआ है। मे भी हो सकता है मरीज को उस एंटीबायोटिक से एलर्जी हो, विदाउट टेस्टिंग एंटीबायोटिक दे दी गई हो यदि, तो मरीज को ये सभी साइन क्या हो सकते हैं? एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन के साइन हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होता है सीजोफ्रेनिया में? जो पॉजिटिव सिम्टम है सीजोफ्रेनिया के, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस के कारण होगा? डिक्रीज सीरोटोनिन, इंक्रीज डोपामाइन एक्टिविटी इन द मेसोलिम्बिक पाथवे, डिक्रीज गाबा, इंक्रीज नॉर एपिनेफ्रिन इन द फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में यदि पॉजिटिव सिम्टम डेवलप होते हैं, तो पॉजिटिव सिम्टम डेवलप होने के कारण कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हुआ है? इंक्रीज डोपामाइन एक्टिविटी इन द मेसोलिम्बिक पाथवे। सीजोफ्रेनिया में यदि पॉजिटिव सिम्टम है तो मरीज को केयर करना इजी रहेगा, लेकिन यदि नेगेटिव सिम्टम आते हैं तो ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा। फिर यहाँ पर the nurse administering medication to a patient realized that she has administered a wrong dose of medication to the patient, but she informed the physician regarding the error immediately. The nurse demonstrated पर एज अ नर्स आपके हाथ से मेडिकेशन गलत पेशेंट को है जो गलत दवाई है जो आपने दे दी, लेकिन आपने इमीडिएटली जाके डॉक्टर को बता दिया कि मेरे हाथ से गलती हो गई। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग या फिर अकाउंटेबिलिटी? ये कहलाता है अकाउंटेबिलिटी में आता है हमेशा। किस में आएगा? ये आएगा अकाउंटेबिलिटी में, क्योंकि आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट करके है जो इमीडिएटली फिजिशियन को इन्फॉर्म भी कर दिया है कि आपके हाथ से गलती हो गई है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रियल
appropriate statistical test to compare the mean pen क्रॉस बिटवीन 3 ग्रुप रिसीविंग डिफरेंट एनालिटिकल प्रोटोकॉल। कल की क्लास आप लोग देखिए, कल क्लास ली थी, उसमें चारों बताए हैं मैंने, पेयर टी टेस्ट, एनोवा, चाई स्क्वायर टेस्ट। मीन के लिए 2 ग्रुप हैं तो अलग होगा, मीन के लिए 3 ग्रुप हैं या उससे ज़्यादा तो अलग होगा, यदि मीडियन के लिए 2 हैं तो अलग हो, मीडियन के लिए 3 से ज़्यादा हैं तो अलग। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्या, एनोवा। यदि क्या है, 3 है, 3 ग्रुप हैं तो आपका क्या होगा यहाँ पर, एनोवा। नेक्स्ट वन, अ नर्सिंग रिसर्चर वांट्स टू एस्टिमेट द प्रिवलेंस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज अमंग प्रेग्नेंट वुमेन इन रूरल इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक इज बेस्ट सुटेड फॉर दिस पर्पस। तो यहाँ पर जेस्टेशनल डायबिटीज़ के ऊपर आपको किसी रूरल एरिया में प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर क्या करना है, रिसर्च करनी है, तो आपको सैंपल कलेक्ट करना है। तो कौन सी मेथड सबसे अच्छी होगी, पर्पसिव सैम्पलिंग, क्वेटा सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, प्रेग्नेंट महिलाएं ढूंढनी होंगी, और ये जो पूरी मेथड है, क्योंकि प्रेवलेंसी चेक करना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होगी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्या होगी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। Next one is, which of the following you identify as a risk factor for otitis media in an infant। ओटाइटिस मीडिया के लिए सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर क्या होगा। ओटाइटिस मीडिया मतलब मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होता है यदि बच्चे को, इन्फेंट को, तो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर क्या होगा, प्रीटर्म बर्थ, लो बर्थ वेट, बॉटल फीडिंग या फिर फार्मूला फीडिंग। ये भी आपको कुछ दिन पहले की क्लास में बताया है। मेन रीज़न होता है इसके लिए बॉटल फीडिंग। क्या होती है, बॉटल फीडिंग ओटाइटिस मीडिया के लिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी इज बेस्ट कंट्रोल्ड बाय यूजिंग रैंडम असाइनमेंट इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो यहाँ पर बेस्ट, जो यहाँ पर डर लगा रहता है किसी भी, कोई भी आप डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में यहाँ पर किसका डर रहेगा, हिस्ट्री का, मैच्यूरेशन, सिलेक्शन बायस या फिर टेस्टिंग इफेक्ट्स, किसका सबसे ज़्यादा रिस्क रहेगा, तो होगा सिलेक्शन बायस का। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट ब्रॉट टू इमरजेंसी रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ फॉरेंसिक नर्स। तो यहाँ पर कौन सा पेशेंट इमरजेंसी में लाया गया है जिसके लिए फॉरेंसिक नर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। एन ओल्ड वुमेन विथ साइन ऑफ एब्यूज़, कॉलेज स्टूडेंट विथ साइन ऑफ रेप, विक्टिम ऑफ वायलेंस ऑफ विक्टिम ऑफ असॉल्ट वाइल डूइंग रॉबरी। किस केस में है जो फॉरेंसिक नर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इमरजेंसी में सभी लाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर फॉरेंसिक नर्स की ज़रूरत पड़ेगी रेप केस में। किसमें, रेप केस में। कॉलेज स्टूडेंट विथ साइन ऑफ रेप। नेक्स्ट वन, अ नर्स रिसर्चर इज स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ न्यू वुंड केयर प्रोटोकॉल इन हीलिंग टाइम। She randomly assigned patient to intervention and control group and measure wound healing over 3 weeks. Which research design is most appropriate for this study? तो वुंड केयर प्रोटोकॉल के लिए हीलिंग टाइम कितना लगेगा, वो सब चीज़ों के ऊपर यदि रिसर्च करते हैं आप, तो यहाँ पर 3 हफ्ते में जो आपने सैंपल कलेक्ट किए इंजरी वालों के, 3 हफ्तों में हीलिंग हो जाती है। कौन सी रिसर्च डिज़ाइन इस स्टडी के लिए बेस्ट होगी, डिस्क्रिप्टिव, क्वासी, ट्रू एक्सपेरिमेंटल या फिर कोरिलेशनल स्टडी डिज़ाइन। तो यहाँ पर होगी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। फिर है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग इन अ पेशेंट विथ एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी वाला यदि मरीज है तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण हो सकती है, हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया या फिर हाइपरनेट्रेमिया। किसके कारण मरीज की इवन जान भी जा सकती है, तो वह हाइपरकैलेमिया। क्या है, हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटली डिस्क्राइब द चेंज हैपनिंग इन अ कैडेवर। तो यहाँ पर कैडेवर में होगा क्या, यहाँ पर आपको स्टेप पूछे गए हैं। फर्स्ट है आपको क्या, राइगर कूलिंग, मार्बलिंग, ममीफिकेशन या फिर मार्बलिंग, कूलिंग, राइगर, ममीफिकेशन, कूलिंग, मार्बलिंग, राइगर, ममीफिकेशन। तो यहाँ पर
यदि हम बात करते हैं कि डिसीज्ड बॉडी है या फिर हम ये कह सकते हैं कि फॉरेंसिक ऑटोप्सी वगैरह की जा रही है किसी मृत इंसान की, तो उसके बाद हमारी बॉडी किस तरीके से अकड़ेगी, कैसे क्या होगा, तो वो है यहाँ पर सही ऑप्शन है पहले कूलिंग होगा, फिर राइगर होगा, मार्बलिंग होगा, ममीफिकेशन होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द ड्रॉप पर मिनट इफ नर्स वांट्स टू एडमिनिस्टर इंट्रावीनस फ्लूइड एट रेट ऑफ 60 ml पर आवर यूजिंग अ माइक्रोड्रिप सेट। जब GMCH का पेपर है या PGI का पेपर है तो एक या दो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आता है 60 ड्रॉप पर मिनट। 60 ml पर आवर के हिसाब से लगाना है तो 60 ड्रॉप पर मिनट। फिर यहाँ पर वाइल प्रिपेयरिंग अ डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल फॉर रीयूजेबल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अ नर्स चूज ग्लूटाल्डिहाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिसइंफेक्टेड अमंग हाई लेवल ऑफ ग्लूटाल्डिहाइड। सीधा सा क्वेश्चन है, ग्लूटाल्डिहाइड से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आप डिसइंफेक्ट करेंगे, वेजाइनल स्पेकुलम, लेरिंगोस्कोप ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड या फिर आईवी इन्फ्यूजन सेट। तो यहाँ पर जो बेस्ट होगा वो होगा ग्लूटाल्डिहाइड से क्या, लेरिंगोस्कोप ब्लेड, 2% ग्लूटाल्डिहाइड। नेक्स्ट वन इज पेशेंट डेवलप अ कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई। काउटी, काउटी का मतलब क्या है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डिस्पाइट अधेरेंस टू aseptic insertion technique. Which of the following best explain this infection from an epidemiological standpoint? एपिडेमियोलॉजिकल में होता क्या है, डिसीज़ किस तरीके से हुई है, कैसे ट्रांसमिट हुई है, वो पूरी स्टडी यहाँ पे की जाती है। तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट के हिसाब से सही क्या होगा कि यूटीआई है जो कैसे हुआ है, एंडोजीनस ट्रांसमिशन व असेंडिंग कोलोनाइजेशन, क्रॉस ट्रांसमिशन व हेल्थ वर्कर, कंटामिनेटेड कैथेटर टिप ड्यूरिंग इंसर्शन या फिर इम्प्रॉपर यूरिनरी बैग पोजिशनिंग। तो यहाँ पर जो बेस्ट होगा वो होगा एंडोजीनस ट्रांसमिशन व असेंडिंग कोलोनाइजेशन। फिर है यहाँ पर ड्यूरिंग द स्टरलाइजेशन ऑडिट ऑफ एन ऑटोक्लेव इट इज़ फाउंड दैट बायोलॉजिकल इंडिकेटर टेस्ट पॉजिटिव बट केमिकल इंडिकेटर आर नॉर्मल। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन। तो यदि ऑटोक्लेविंग के लिए ऑटोक्लेविंग क्या बेस्ट स्टरलाइजेशन मेथड कंसीडर की जाती है, यदि ऑडिट हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर पॉजिटिव हैं लेकिन केमिकल इंडिकेटर नॉर्मल आए हैं, सही कंक्लूजन क्या होगा, द ऑटोक्लेव साइकिल वाज सक्सेसफुल, स्टरलाइजेशन प्रोसेस वाज इनकम्प्लीट, केमिकल इंडिकेटर आर मोर रिलायबल देन बायोलॉजिकल वंस, या फिर इफ इंडिकेटर ओनली पैकेजिंग फेलियर। क्या सही होगा, यदि यहाँ पर केमिकल इंडिकेटर नॉर्मल आए और बायोलॉजिकल पॉजिटिव हैं मतलब प्रॉपर स्पोर्स हैं तो वो मरे ही नहीं है, मतलब ये क्या है, प्रोसेस इनकम्प्लीट रह गई है। क्या है, प्रोसेस इनकम्प्लीट रह गई है। नेक्स्ट वन इज which of the following hand hygiene movement is most frequently missed in clinical setting according to WHO compliance study। WHO के हिसाब से कौन से हैंड हाइजीनिंग के कौन से स्टेप मिस हो जाते हैं, बिफोर टचिंग अ पेशेंट, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग या फिर आफ्टर टचिंग अ पेशेंट। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। क्लिनिकल सेटिंग में जनरली हम हाथ तो धुलते हैं लेकिन हैंड वॉश करते हैं, हैंड हाइजीन मेंटेन करते हैं, लेकिन जब पेशेंट के चारों तरफ कुछ छू के भी आ जाते हैं तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। अ नर्स केयरिंग फॉर अ इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट विथ न्यूट्रोपनिया मस्ट। यदि मरीज इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है मतलब इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, साथ में न्यूट्रोपनिया डेवलप हो गया है, तो क्या आपको करना है, यूज़ ओनली ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, अवॉइड फ्रेश फ्रूट एंड फ्लावर इन द पेशेंट रूम, रिस्ट्रिक्ट ऑल विजिटर रिगार्डलेस ऑफ सिम्टम, या फिर अप्लाई एयरबॉर्न प्रिकॉशन फॉर द प्रोसीजर। यदि मरीज को क्या हुआ है, न्यूट्रोफिल्स का काउंट क्या हो जाता है, जो WBC की न्यूट्रोफिल हैं उनका काउंट कम हो जाते हैं न्यूट्रोपनिया के केस में। मरीज़ ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड मतलब कोई भी ऐसी डिसीज़ जिसमें उसकी इम्यूनिटी सप्रेस हुई है, तो ऐसे केस में उसके पास में फ्रेश फ्रूट फ्लावर है जो पेशेंट के रूम में लाने से हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बेस्ट मीट द WHO क्राइटेरिया फॉर अ सेफ शार्प
कंटेनर इन हाई रिस्क इन्फेक्शियस डिसीज़। WHO के जो क्राइटेरिया हैं सेफ शार्प कंटेनर के लिए यदि हाईली इन्फेक्शियस डिसीज़ है तो वो कौन से हैं? ट्रांसपेरेंट, पंक्चर रेसिस्टेंट, फूड ऑपरेटेड, रिजिड, कलरलेस, ऑटोक्लेवेबल, लीक प्रूफ, पंक्चर रेसिस्टेंट, लेबल्ड विथ बायोहैजार्ड सिंबल या फिर प्लास्टिक सील्ड विथ लिड लोकेटेड नियर फार्मेसी। सबसे बेस्ट यहाँ पर होगा आपका ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है हाई रिस्क इन्फेक्शियस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए लीक प्रूफ होना चाहिए, पंक्चर रेसिस्टेंट होना चाहिए, लेबल्ड होना चाहिए विथ बायोहैजार्ड सिंबल के साथ में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज द रेशनल फॉर प्री थ्रेटनिंग माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी वेस्ट बिफोर इंसिनरेशन और लैंडफिल डिस्पोजल। तो प्री ट्रीटिंग माइक्रोबायोलॉजी कोई भी वेस्ट है जो हॉस्पिटल का ऐसे ही जाके आप उसको इंसिनरेट भस्मीकरण जिसको कहेंगे या फिर लैंडफिल नहीं कर सकते हैं। तो क्या रेशनल यहाँ पे होना चाहिए? प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट पैथोजन, रिड्यूस प्लास्टिक वर्जन, इनहेंस्ड कंबस्टन एफिशिएंसी, रिड्यूस कलर कंटामिनेशन इन लैंडफिल सॉइल। क्या है जो बेस्ट होगा आपका? बेस्ट तो आपका होता है प्री ट्रीटिंग के लिए प्री ट्रीट किया जाता है कोई भी मटेरियल इंसिनरेट करने भस्मीकरण करने के लिए, जलाने के लिए, लैंडफिलिंग करने के लिए कि ट्रांसमिशन से बचाया जा सके। प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट पैथोजन। नेक्स्ट वन द प्राइमरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी इन द अर्ली स्टेजेस। प्रेगनेंसी को मैनेज करने के लिए अर्ली स्टेज में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? एस्ट्रोजन, HCG, प्रोजेस्टेरोन या फिर ऑक्सीटोसिन। ये भी कल ही हमने पढ़ा है क्वेश्चन, तो ये होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। एक प्रेगनेंसी है, दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव ना हो जाए तो उसके लिए भी यही हार्मोन हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इन बिहेवियरल थेरेपी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। बिहेवियरल थेरेपी में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कौन सा है? पेशेंट रिसीव प्राइसेस फॉर टेकिंग मेडिकेशन, मरीज की शाबाशी करना, दवाई ले ली है तो। नर्स इग्नोर पेशेंट शाउटिंग फॉर एक्सटिंग्विश बिहेवियर। Patient pain subside after following an exercise regime. Patient is reprimanded for refusing physiotherapy. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा यहाँ पर? नेगेटिव तो ये होगा आपका कि मरीज के दर्द को अवॉइड करके आप उसको एक्सरसाइज करवाने लगे। वो कह रहा है मैं तो दर्द हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं आपको तो एक्सरसाइज करनी ही होगी। क्या होगा? एक्सरसाइज आपको करनी ही होगी। नेक्स्ट वन द ग्लासगो कॉमा स्केल असेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर एक्सेप्ट। तो ग्लासगो कॉमा स्केल में 3 चीज़ें मेज़र की जाती है, मोटर रिस्पॉन्स, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स। लेकिन मेमोरी का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट वन विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमनली सीन इन पेशेंट लॉन्ग टर्म प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। यदि जो लोग लंबे समय से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर थेरेपी ले रहे हैं तो उनको किस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है? आयरन की, जिंक की, मैग्नीशियम की कि विटामिन सी की? तो उनको कमी हो सकती है मैग्नीशियम की। किसकी? मैग्नीशियम की। नेक्स्ट वन रीनल पेशेंट ऑन हीमोडायलिसिस इज प्रिस्क्राइब्ड अ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन डाइट। विच फूड वुड बेस्ट मीट दिस रिक्वायरमेंट। यदि हीमोडायलिसिस वाला मरीज है तो उसको हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन वाली डाइट है जो प्रिस्क्राइब की गई है, तो कौन सा होगा जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाली डाइट है? लेंटिल्स, टोफू, आलमंड्स मतलब बादाम या फिर एग वाइट। क्या होगा यहाँ पर? तो होगा एग वाइट, सबसे ज़्यादा हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन रहेगा। नेक्स्ट वन विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इज मोस्ट कंसिस्टेंट विथ इनहेलेशन इंजरी। इनहेलेशन के दौरान कौन सी इंजरी हो सकती है? डिक्रीज्ड PaCO2 विथ रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, एलिवेटेड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल, एलिवेटेड सीरम अमाइलेज या फिर लो हेमेटोक्रिट वैल्यू। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इनहेल करने के कारण इंजरी होगी वो होगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाना। इनहेल मतलब सांसों से कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का लेवल यदि ज़्यादा
सांस, यदि आपके वातावरण में CO2 का लेवल ज़्यादा है और जब वो आपकी हीमोग्लोबिन में जाके मिलेगी तो वो क्या कहलाएगी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग एक्यूट मैनेजमेंट विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट 24 आवर पोस्ट बर्न। पोस्ट बर्न वाले पेशेंट में, जले हुए मरीज में पहले 24 घंटे के अंदर है जो कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे? हाइपरकैलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरकैलेमिया या फिर हाइपरकैल्सेमिया। क्या हो सकता है? तो होगा हाइपरकैलेमिया। ये क्वेश्चन अभी हमने आगे भी पढ़ा है। नेक्स्ट है, इन साइकेट्रिक नर्स ऑब्जर्व अ पेशेंट सिटिंग स्टिल, स्टेयरिंग एट द वॉल एंड रेसिस्टिंग ऑल अटेम्प्ट्स एट इंट्रैक्शन। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस? मरीज साइकेट्रिक वार्ड में आपकी ड्यूटी है तो मरीज क्या कर रहा है? बैठा है, दीवार को घूर रहा है और कुछ भी करने को रेजिस्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा? रिस्क फॉर वायलेंस, डिस्टर्ब्ड सेंसरी परसेप्शन, सोशल आइसोलेशन, कैटाटोनिया रिलेटेड टू सीजोफेनिया। क्या यहाँ पे उसमें शो हो रहा है? तो यह कैटाटोनिया रिलेटेड टू सीजोफेनिया। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, इन द मिलियोथेरेपी सेटिंग which principle most effectively fosters autonomy in hospitalized psychiatric patient? मिलियोथेरेपी में जो हॉस्पिटलाइज्ड साइकेट्रिक मरीज हैं, बेस्ट क्या होगा? मिनिमाइज पेशेंट चॉइस टू रिड्यूस स्ट्रेस, इंकरेजिंग पेशेंट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, इंकरेजिंग रिजिड वार्ड रूटीन टू मेंटेन सेफ्टी, या फिर लिमिटिंग पीयर इंटरेक्शन टू रिड्यूस ट्रिगर। क्या बेस्ट होगा यहाँ पर? यहाँ पर मिलियोथेरेपी में आपका बेस्ट होगा कि मरीज को इनकरेज करना है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट ऑन लिथियम थेरेपी प्रेजेंट विद डायरिया, मसल वीकनेस, कोअर्स ट्रिमर्स, व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट? यदि मरीज लिथियम थेरेपी पर है तो उसको डायरिया हो रहा है, मसल में वीकनेस हो रही है, ट्रिमर्स भी हो रहे हैं, तो क्या हो सकता है? लिथियम नॉन कंप्लायंस, लिथियम टॉक्सिसिटी, डिहाइड्रेशन या फिर सीरोटोनिन सिंड्रोम। जो भी लक्षण हो रहे हैं सब डेवलप किसके हो रहे हैं? लिथियम टॉक्सिसिटी के। यदि आप नॉर्मल डोज में भी लिथियम एडमिनिस्टर करते हैं, जितना थेराप्यूटिक डोज है, उसके बाद भी हमारा शरीर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर लिथियम यदि थेरेपी दी जाती है तो ब्लड सीरम लिथियम लेवल भी चेक किया जाता है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे क्या है? लिथियम टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट वन, according to the IPHS Indian Public Health Standard, what is the population norm for PHC in hilly and tribal area? PHC का पूछा, यदि PHC पहाड़ी इलाके में है तो IPHS स्टैंडर्ड के तहत एक PHC कितनी जनता के बीच में होगी? 10,000, 20,000, 30,000 या फिर 50,000? एक PHC होगी कितनी जनता के लिए? यदि हिली और ट्राइबल एरिया है तब 20 से 30,000 एक स्टैंडर्ड इसका कंसीडर होता है। हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पर पॉपुलेशन नॉर्म्स PHC में पूछा गया है किसके लिए? हिली और ट्राइबल एरिया के लिए। तो यहाँ पर यदि एस पर आंसर की, आपका आंसर क्योंकि मैंने चेक किया है तो एस पर आंसर की आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। 2 जुलाई है जो इसके लिए लास्ट डेट है, आज है जो 1 जुलाई है, 1 जुलाई है, 2 जुलाई लास्ट डेट है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं लगाया लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर है जो इनकरेक्ट बताया गया है, गलत बताया गया है आंसर की में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 20 से 30,000 होता है। यदि प्लेन एरिया है तो 30,000, हिली और ट्राइबल है तो कितना? 20,000। आंसर की में बताया है आपको 10,000 बस। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट नर्सेस क्लिनिकल परफॉर्मेंस विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंश्योर्स ऑब्जेक्टिविटी? तो यहाँ पर क्लिनिकल परफॉर्मेंस में यदि आपका इवैल्यूएशन किया जा रहा है, स्टूडेंट नर्स का क्लिनिकल इवैल्यूएशन किया जा रहा है कि आपने किस तरीके से काम किया है, क्या यहाँ पर सही होगा? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बाय क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, यूजर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्केल, पीयर असेसमेंट एंड फीडबैक, फैकल्टी ग्रुप डिस्कशन, पोस्ट क्लिनिकल पोस्टिंग। क्या यहाँ पे आपका सही होगा? तो यहाँ पे आपका सही होगा यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्केल। नेक्स्ट वन है, वाइल टीचिंग फार्माकोलॉजी टू इंटर्न नर्सेस एट बेड साइड।
द नर्स एजुकेटर आस्क देम टू एक्सप्लेन द रेशनल फॉर द ड्रग रेजिमेन ऑफ अ कार्डियक पेशेंट, विच टीचिंग प्रिंसिपल इज बीइंग अप्लाइड। ये देखिए यहाँ पर एज अ नर्स आप अपने इंटर्न को फार्मेकोलॉजी के रिगार्डिंग है जो बता रहे हैं, तो जो नर्स एजुकेटर हैं आप किस रेशनल में, यदि आपके जो स्टूडेंट नर्स है उसने पूछा कि कार्डियक पेशेंट को दवाइयों का क्या रेजिमेन है, किस तरीके से होगा, तो ये कौन सी प्रिंसिपल पे मेथड काम करेगी, रिपीटेशन, मोटिवेशन, कोरिलेशन विथ क्लिनिकल एक्सपीरियंस या फिर इवाल्युएशन। तो ये होगा कोरिलेशन विथ क्लिनिकल एक्सपीरियंस। आप अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेस पर ही ये चीज़ सही शॉर्ट बता पाएंगे। नेक्स्ट वन, अ नर्स एजुकेटर ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट लैक कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग पेशेंट इंटरेक्शन, विच अप्रोच बेस्ट एड्रेस दिस इशू। ये चीज़ तो होती है, कॉमन है। यदि आप एज अ स्टूडेंट आपको पेशेंट से बात करने भेजा जाए तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा गड़बड़ रहेगा। तो यहाँ पर आप एज अ एजुकेटर क्या एक्सप्लेन करेंगे, इंक्रीजिंग क्लासरूम लेक्चर्स ऑन कम्युनिकेशन स्किल, असाइनिंग इंडिविजुअल असाइनमेंट ऑन पेशेंट राइट, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्ड रोल प्लेइंग ऑफ पेशेंट सिनेरियो, या फिर प्रोवाइडिंग डिटेल मैनुअल ऑन नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर कौन सा होगा आपका, तो होगा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड रोल प्ले ऑफ पेशेंट सिनेरियो। यदि आपकी ड्यूटी लगती है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने मरीज से बात करने में गड़बड़ होता है, तो एज ए एजुकेटर, नर्स, इंस्ट्रक्टर क्या काम होगा, टीचर का, आपके जो भी कॉलेज में आपको पढ़ाते हैं ट्यूटर, रोल प्ले करके आपके जो भी स्टूडेंट हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है लाया जाए, डरे नहीं। नेक्स्ट वन, विच लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड हाई एक्विटी क्रिटिकल केयर यूनिट ड्यूरिंग अ कोड ब्लू इमरजेंसी। तो यहाँ पर हाई एक्विटी क्रिटिकल केयर यूनिट में कोड ब्लू का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक या फिर लेजे फेयर। लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे पूछी है तो बेस्ट है यहाँ पर कौन सी, ऑटोक्रेटिक। कौन सी है, ऑटोक्रेटिक, हाई एक्विटी क्रिटिकल केयर यूनिट में। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट डिसाइड टू डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, विच बेनिफिट इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम दिस स्ट्रेटजी। डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग जो टेक्निक यहाँ पे अपनाएंगे आपके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, तो यहाँ पर मोस्ट बेनिफिशियल क्या होगा, यहाँ पर फास्टर डिसीजन मेकिंग एट द पॉइंट ऑफ केयर, रिड्यूस्ड कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, इंक्रीज कंट्रोल एट द एग्जीक्यूटिव लेवल, या फिर होमोजेनाइजेशन ऑफ स्टाफ पॉलिसीज। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर है फास्टर मेकिंग डिसीजन। नेक्स्ट वन, विच इंटरवेंशन इज द प्रायोरिटी फॉर अ पेशेंट विद GCS स्कोर ऑफ 7। यदि ग्लासगो कोमा स्केल 7 आता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, इंसर्ट अ NG ट्यूब, एडमिनिस्टर IV फ्लूइड, प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन या फिर प्रोवाइड फैमिली काउंसलिंग। क्या होगा आपका यहाँ पर, इंट्यूबेशन के लिए आप मरीज को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। यदि 7 आता है तो मैक्सिमम कितना होता है, 15 आया मतलब ठीक है मरीज। हार्ड इम्यूनिटी प्रोटेक्ट्स द पॉपुलेशन बाय, तो हार्ड इम्यूनिटी किससे प्रोटेक्ट करेगी, ट्रीटिंग इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से, वैक्सीनेशन चिल्ड्रन ओनली, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ससेप्टेबल होस्ट, या फिर आइसोलेटिंग इन्फेक्टेड पर्सन। हार्ड इम्यूनिटी प्रोटेक्ट्स द पॉपुलेशन बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ससेप्टेबल होस्ट। क्या होगा, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ससेप्टेबल होस्ट। नेक्स्ट वन है, विच मैनेजमेंट थ्योरी फोकस ऑन वर्कर्स मोटिवेशन थ्रू सेल्फ डायरेक्शन एंड ऑटोनॉमी। कौन सी थ्योरी काम करती है, किस पर, सेल्फ डायरेक्शन और ऑटोनॉमी बेस पर, मोटिवेशनल थ्योरी है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, थ्योरी एक्स, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी या फिर थ्योरी वाई। यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डायरेक्शन के लिए जो थ्योरी है वो है क्या है, थ्योरी वाई। नेक्स्ट है, कम्युनिटी असेसमेंट रिवील हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी डिस्पाइट हाई एंटीनेटल कवरेज, व्हाट शुड द नर्स इवैल्यूएट नेक्स्ट। तो यहाँ पर कम्युनिटी असेसमेंट में पता चलता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है, हाई एंटीनेटल कवरेज मतलब आपने क्या किया, ज़्यादा वे में जो डेटा वगैरह कलेक्ट किया उसके हिसाब से। तो यहाँ पर क्या इवैल्यूएट निकलेगा, न्यूट्रिशनल प्रैक्टिस ऑफ मदर, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़, या फिर क्वालिटी ऑफ इंटरनेटल एंड पोस्टनेटल सर्विसेज, या फिर इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड। क्या आपका आंसर होगा यहाँ पर, तो क्वालिटी ऑफ इंटरनेटल एंड पोस्टनेटल सर्विसेज। कम्युनिटी असेसमेंट में पता चला हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हुई है, किसके कारण,
एंटीनेटल कवरेज है उसके कारण। तो यहाँ पर आपका इवैल्यूएशन नेक्स्ट क्या होगा, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल सर्विसेज को कैसे मैनेज किया जाए। नेक्स्ट वन है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट ऑन वारफेरिन थेरेपी विथ एन INR ऑफ 5.6, विच मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर। यदि वारफेरिन दी जा रही है मरीज को तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा, विटामिन के। क्या है, विटामिन के। नेक्स्ट वन, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ RH-IC इम्यूनाइजेशन। RH-D गामा ग्लोबुलिन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, RH-IC इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। यहाँ पर एक्यूरेटली सही स्टेटमेंट क्या है। RH नेगेटिव मदर प्रोड्यूस IgM एंटीबॉडीज दैट क्रॉस द प्लेसेंटा। दूसरे में है आपको RH पॉजिटिव फीटस डिस्ट्रॉयस मैटरनल रेड ब्लड सेल्स, ये भी सही नहीं है। RH पॉजिटिव मदर डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH नेगेटिव फीटल सेल्स, या फिर RH नेगेटिव मदर डेवलप्स IgG एंटीबॉडीज आफ्टर एक्सपोजर टू RH पॉजिटिव फीटल सेल्स। ये बिल्कुल करेक्ट है, लास्ट वाला ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। पेशेंट विथ प्री एक्लेम्सिया इज ऑन मैग्नीशियम सल्फेट, विच साइन इंडिकेट मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। मरीज को प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है, किस साइन से पता चलेगा कि मरीज में MgSO4 का डोज ज़्यादा हो गया है। पॉजिटिव एंकल क्लोनस, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 10 पर मिनट, ब्लड प्रेशर 160/110 mmHg, या फिर हाइपर रिफ्लेक्सिया। किससे पता चलेगा कि मरीज को MgSO4 का डोज ज़्यादा हो गया है, तो होगा रेस्पिरेटरी रेट कम होना, 10 मिनट से भी कम हो 10 ब्रीथ पर मिनट से भी कम हो जाना। फर्स्ट साइन है MgSO4 टॉक्सिसिटी का। नेक्स्ट वन इज, अ पेशेंट विथ सेप्टिक शॉक इज बीइंग ट्रीटेड विथ नॉरएपिनेफ्रिन। सेप्टिक शॉक का मरीज है, नॉरएपिनेफ्रिन से ट्रीट किया जा रहा है। प्राइमरी गोल क्या है इस थेरेपी का, इंक्रीज सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंट एंड MAP, रिड्यूस हार्ट रेट, डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर इम्प्रूव यूरिन आउटपुट डायरेक्टली। तो यहाँ पर इसका मेन एम क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन का, इंक्रीज सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस एंड MAP। मीन आर्टेरियल प्रेशर के लिए क्या करना है, हमें मैनेज करना है, इंक्रीज सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस एंड मीन आर्टेरियल प्रेशर। नेक्स्ट वन इज, विच हीमोडायनामिक पैरामीटर इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रीलोड। हीमोडायनामिक पैरामीटर क्या होगा यदि लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रीलोड हुआ है तब, तो होगा पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, PCWP। क्या है, PCWP। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द करेक्ट मैच रिगार्डिंग इंडियन हेल्थ कमिटीज एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो कौन सा है जो सही मैच है, जो कम्युनिटी पढ़ी है हमने कमिटीज़ पढ़ी हैं उनके रिगार्डिंग। पहले में भोर कमेटी इंट्रोड्यूस्ड CHC कॉन्सेप्ट नहीं आया था इसमें। करतार सिंह कमेटी लेड फाउंडेशन ऑफ मल्टीपर्पज़ वर्कर, ये इन्होंने ही दिया था, मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए करतार सिंह है। श्रीवास्तव कमेटी फोकस्ड ऑन मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म, या फिर मुदलियार कमेटी इंट्रोड्यूस प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर भोर कमेटी में आए थे, मुदलियार में नहीं आए थे। तो यहाँ पर आपका सही मैच क्या है, करतार सिंह कमेटी ने फाउंडेशन रखी थी मल्टीपर्पज़ वर्कर स्कीम के लिए। नेक्स्ट वन, इन अ पेशेंट विथ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर विच इंटरवेंशन शुड बी अवॉइडेड। यदि मरीज का ICP बढ़ा हुआ है तो आपको सब देखना है, कुछ एक नहीं देखना है। हेड मिडलाइन एंड एलिवेटेड 30 डिग्री, फ्रिक्वेंट सक्सनिंग, ऑस्मोटिक डायोटिक, सेपर हाइपरटोनिक सलाइन, सब कुछ करना है, कुछ एक नहीं करना है। तो क्या फ्रिक्वेंट सक्सनिंग है जो हमें नहीं करनी है, बाकी सब करना है। A nurse notes narrow pulse pressure, muffled heart sound and jugular vein distension in a trauma patient. What condition is suspected? नैरो पल्स प्रेशर, मफल्ड हार्ट साउंड, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, ये ट्रायड साइन है। किसके ट्रायड साइन है, टेंशन न्यूमोथोरिक्स के, कार्डियक टेम्पोनेट, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, है फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। हमने अभी शुरुआत में पढ़ा था ओपन हार्ट सर्जरी हुई है मरीज की, कार्डियक टेम्पोनेट डेवलप हुआ है। तो कार्डियक टेम्पोनेट के जो 3 ट्रायड साइन होते हैं ये वही है, मफल्ड हार्ट साउंड, नैरो पल्स प्रेशर एंड जुगुलर वेन डिस्टेंशन। During weaning from mechanical ventilation, which sign indicate that the patient is not tolerating the trial?
मैकेनिकल वेंटिलेशन के टाइम पर कौन सा साइन बताएगा कि पेशेंट है जो ट्रायल के लिए टॉलरेट नहीं कर पा रहा है? रेस्पिरेटरी रेट 18 पर मिनट, SpO2 ऑफ 96%, यूज़ ऑफ एसेसरी मसल एंड पैराडॉक्सिकल एब्डोमिनल मूवमेंट या फिर टाइडल वॉल्यूम 450 ml आती है तब। तो यहाँ पर जो बेस्ट होगा वो होगा यूज़ ऑफ एसेसरी मसल। यदि मैकेनिकल वेंटिलेशन किया जा रहा है, मरीज टॉलरेट नहीं कर पा रहा है उस ट्रायल को, जब उसको अपनी एसेसरी मसल्स को भी यूज़ करना पड़े। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल नर्सिंग असेसमेंट आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग IV थ्रोम्बोलाइटिक्स फॉर मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन? क्या क्रिटिकल असेसमेंट आपका होगा यदि मरीज को MI है, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन है, तो IV थ्रोम्बोलाइटिक्स दिए जा रहे हैं तब। असेस रेस्पिरेटरी एफर्ट, मॉनिटर फॉर चेस्ट पेन, चेक फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग, मॉनिटर फॉर ECG, फॉर ST एलिवेशन। तो यदि मरीज को MI के लिए IV थ्रोम्बोलाइटिक्स दिए जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको ब्लीडिंग साइन के लिए चेक करते रहना है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ जननी सुरक्षा योजना? JSY का प्रॉपर तरीके से काम कर रही है योजना या नहीं, तो उसके लिए क्या इंडिकेटर इफेक्टिव नहीं होगा? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेशियो, फिर टोटल फर्टिलिटी रेट। तो यहाँ पर जो बेस्ट होगा वो होगा टोटल फर्टिलिटी रेट, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देकर ही हम मैटरनल और फीटल मोर्टेलिटी रेट को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों होंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी है जो नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? टोटल फर्टिलिटी रेट। JSY स्कीम का फर्टिलिटी रेट से लेना देना नहीं है। नेक्स्ट था सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, A student got chemical burn while working in the lab. As a school nurse, which of the following intervention you will do to reduce the severity of the burn? यदि केमिकल बर्न से इंजरी हुई है तो आप क्या करेंगे? इमीडिएटली कवर द एरिया, अप्लाई एंटीडोट सोल्यूशन, रिमूव स्किन फ्रॉम बर्नड एरिया, फिर फ्लश द एरिया वाटर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? पानी से जहाँ पर भी केमिकल गिरा है उस जगह को क्या करना है? पानी से धुलते जाना है। ये आपके एज पर हम ये कह सकते हैं प्रायोरिटी और एज पर स्किल बेस्ड क्वेश्चन है पार्ट सेकंड में। फिर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज एसोसिएटेड राइट वाइल प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू विक्टिम ऑफ स्नेक बाइट? यदि सांप के काटे हुए मरीज को आप क्या कर रहे हैं? फर्स्ट एड दे रहे हैं, तो यहाँ पर सही इंटरवेंशन क्या होगा? अप्लाइंग टॉर्निकेट अबव द बाइट वुंड, अटेम्प्टिंग टू सक आउट वेनम, रिमूविंग ज्वेलरी फ्रॉम द अफेक्टेड लिम्ब, कट अ वाइट वुंड। क्या करेंगे आप? यदि किसी को क्या कर दिया है, सांप ने काट दिया है, तो जो बेस्ट आपका इंटरवेंशन होगा वो क्या होगा? अप्लाइंग टॉर्निकेट अबव द वाइट वुंड, अटेम्प्टिंग टू सक आउट वेनम, रिमूविंग ज्वेलरी फ्रॉम द अफेक्टेड लिम्ब और कट अ वाइट वुंड। तो अकॉर्डिंग टू मेरे तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ए, बट इन आंसर की सी दिया है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज, Mr. X 45 year is admitted with loss of balance while walking. A nurse performs the Romberg sign to evaluate the function of. यदि कोई 45 साल का पेशेंट वॉक करते करते गिर जा रहा है तो यहाँ पे रोमबर्ग साइन चेक किया है। तो रोमबर्ग साइन है जो किसके फंक्शन को इवैल्यूएट करने के लिए किया जाता है? सेरिबेलम, ऑक्टेस्टिक नर्व, पोस्टीरियर स्पाइनल कॉलम या फिर फेशियल नर्व। तो ये होता है पोस्टीरियर स्पाइनल कॉलम को चेक करने के लिए। क्या है? रोमबर्ग साइन। रोमबर्ग साइन आपको डायरेक्ट भी एग्जाम में आता है, तो ये क्या होगा यहाँ पर आपका? रोमबर्ग साइन। यदि रोमबर्ग साइन पूछा जाए आपको तो बैलेंस के लिए, यदि जो ड्रिंक एंड ड्राइव वाले हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है, या किसी को सेरिबेलर लीजन है या फिर कुछ न्यूरोसिफिलिस टाइप है तो उसके लिए। तो यहाँ पे क्या चेक हो रहा है? पोस्टीरियर स्पाइनल कॉलम। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्डाइज्ड स्केल दैट कैन बी यूज्ड बाय अ नर्स टू बेस्ट क्वांटिफाई द सीवियरिटी ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन इन एडल्ट पेशेंट? तो यहाँ पर पेन के लिए कौन सी स्केल यूज़ की जाएगी? कलर एनालॉग स्केल, 11 पॉइंट न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल या फिर फेस पेन स्केल? तो यहाँ पे होगी आपकी 11 पॉइंट न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल।
क्वांटिफाई ऑफ सीवीआरटी ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, आफ्टर सर्जरी के बाद किस तरीके का पेन हो रहा है उसके लिए तो स्केल यहाँ पे इस्तेमाल होगी, वो क्या होगी 11 पॉइंट न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। फिर है यहाँ पर द नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर टू मिस्टर एक्स हु इज एडमिटेड इन अ पैलिएटिव केयर यूनिट, द मेन स्ट्रेटजी यूज्ड इन पैलिएटिव केयर टू मैनेज पेन इज। पैलिएटिव केयर के लिए मैन यहाँ पर आप कौन सी मेथड अपनाएंगे पेन मैनेज करने के लिए, एसिटामिनोफेन, डाइजेपाम, गाबापेंटिन या फिर मॉर्फिन। तो यहाँ पर आप मॉर्फिन सल्फेट है जो दे सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल पेन नहीं हो रहा है, पैलिएटिव केयर यूनिट में है यदि आप तो यहाँ पर पेन भी आपका विसरल हो सकता है। नेक्स्ट वन, the nurse caring a patient with lung cancer in palliative care unit understand that the main goal of palliative care is to provide। palliative care का main goal क्या है, aggressive treatment करना, plan the surgery, advanced diagnostic testing या comfort and pain relief। तो यहाँ पर आपकी बेस्ट प्रायोरिटी होती है पैलिएटिव केयर में कंफर्ट और पेन रिलीफ प्रोवाइड कराना। क्या है, कंफर्ट एंड पेन रिलीफ। नेक्स्ट वन, द नर्स प्रोवाइड्स केयर टू पेशेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर, एक्सप्लेन राइटली दैट मायोसाइटिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ विच ड्रग। यहाँ पे यदि मरीज को ब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको मायोसाइटिस डेवलप हुआ है तो इसके लिए कौन सी मेडिकेशन रिस्पॉन्सिबल होगी, एंटीनियोप्लास्टिक, एंजियोलाइटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट या फिर नार्कोटिक। तो कार्सिनोमा के लिए जो ड्रग दी जाएंगी वो न्यूप्लास्टिक ड्रग ही होंगी, तो यहाँ पर साइड इफेक्ट हो सकता है किसका, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स का। नेक्स्ट वन इज द नर्स इज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग अ पेशेंट विथ कार्डियक अरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ शॉकेबल रिदम व्हाइल प्रोवाइडिंग एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ACLS आप अपने मरीज को देते हैं, यदि मरीज को कार्डियक अरेस्ट आया है यहाँ पर तो कौन सा है जो शॉकेबल रिदम होगा, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, आर्टेरियल टैकीकार्डिया या फिर आर्टेरियल फिब्रिलेशन या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो यहाँ पर होगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। क्या होगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। फिर है द प्रॉपर स्टेप फॉर ऑपरेटिंग AED। तो यहाँ पर AED के लिए प्रॉपर स्टेप क्या है, वो है आपके स्विच ऑन AED, अप्लाई पैड, क्लियर द विक्टिम एंड डिलीवर द शॉक। क्लियर, स्विच ऑन AED, अप्लाई पैड, क्लियर द विक्टिम एंड डिलीवर द शॉक। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी कंप्रेशन ब्रीथ शुड यू डू फॉर ईच साइकिल ऑफ CPR। तो CPR में कंप्रेशन और ब्रीथ का रेशियो पूछा है तो वो होगा 30/2, 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ्स। नेक्स्ट है द नर्स हु इज अ टीम मेंबर ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन इज राइटली रिसक्सिनेटिंग द न्यूबॉर्न व्हेन प्रोवाइड कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो। तो न्यूनेट में कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो होता है 3/1। कितना, 3/1। फिर चाइल्ड एडमिटेड आफ्टर वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल सेंटिंग। क्या है, VP सेंटिंग, रिसीविंग 60 ml पर आवर नॉर्मल सलाइन वाया माइक्रोड्रिप सेट, हाउ मच ड्रॉप रेट इज रिक्वायर्ड टू मीट द फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल सेंटिंग किस में की जाती है, हाइड्रोसेफेलस वाले क्लाइंट में बच्चे के सिर में यदि CSF का लेवल ज़्यादा हो गया हो तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 60 ड्रॉप पर मिनट आएगा, 60 ड्रॉप पर मिनट, क्योंकि 60 ml पर आवर के हिसाब से नॉर्मल सलाइन चढ़ाना है और माइक्रो ड्रिप से आपको कैलकुलेट करना है। आफ्टर डिलीवरी अ न्यूबॉर्न इन्फेंट इज इमीडिएटली असिस्ड विथ अ रूटीन प्रोसीजर एज अ पार्ट ऑफ देयर केयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज्ड फॉर दिस इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट। न्यूबॉर्न असेसमेंट के लिए बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके लिए सबसे बेस्ट डिस्क्राइबेबल स्केल होती है अपगार स्कोरिंग सिस्टम। क्या है, अपगार स्कोरिंग सिस्टम। फिर यहाँ पर 3 month old चाइल्ड इज नोटिस टू हैव चेस्ट इन ड्रॉइंग एंड इन डिफिकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग, हाउ वुड यू क्लासीफाई द चाइल्ड यूजिंग IMNCI। तो यहाँ पर बच्चे को चेस्ट इनरोलिंग हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रेस्ट फीड करने में, तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस IMNCI के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, ब्रोंको निमोनिया, निमोनिया, माइल्ड निमोनिया, फिर सीवियर निमोनिया। चेस्ट इनड्रॉइंग आ जाए, चेस्ट इनड्रॉइंग आ जाए मतलब क्या हो गया है, सीवियर निमोनिया का केस है और बच्चा फीड भी नहीं कर पा रहा है।
नेक्स्ट है नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर टू अ पेशेंट विथ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर है मरीज को, एक ही मरीज को डिप्रेशन और मैनिया अलग अलग टाइम पे हो रहा है। लिथियम दी जा रही है, तो थेराप्यूटिक रेंज कितनी होती है लिथियम की, सबको पता होना चाहिए। 0.4 MOM पर लीटर, 1.1 या फिर 1.8 या 2.6। 2.6 तो मरीज निकल ही लेगा। ये होता है 1.1 MEQ पर लीटर, तो यहाँ पर कितना होगा 1.1 MOL पर लीटर। नेक्स्ट वन, द नर्स इज कलेक्टिंग हिस्ट्री फ्रॉम हस्बैंड ऑफ मिसेज एक्स ब्रॉट टू साइकेट्रिक OPD। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम रिपोर्टेड बाय हर हस्बैंड लीड्स द नर्स टुवर्ड द डायग्नोसिस ऑफ सीजोफ्रेनिया। यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन है, सीजोफ्रेनिया का लक्षण क्या होगा? हेलुसिनेशन, एक्सेसिव वरी, डेलीरियम या ग्रैंडियोसिटी। तो यहाँ पर क्या होगा सीजोफ्रेनिया का लक्षण? वो होगा हेल्यूसिनेशन। क्या होगा? हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट वन, कॉमनली हेल्थ नर्सेज असेसिंग द नेबरहुड नियर द हेल्थ एजेंसी। ही drove around observing the condition of the building, facilities and the people in the community. Which of the following described best action done by the nurse? तो यहाँ पर आपके एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, जो आप नेबरहुड में गए अपने, तो वहाँ पे आपने देखा कि कुछ बिल्डिंग हैं, कुछ हैं फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे केयर प्रोवाइड की जा रही है। तो ये एज अ नर्स आप क्या करेंगे? फिनोमिनोलॉजिकल सर्वे है आपका, नेबरहुड ऑब्जर्वेशन है, इथनोग्राफिक स्टडी है, या फिर वाइंडशील्ड सर्वे है। किस तरीके का सर्वे आप करने पहुंच गए? तो ये कहलाता है वाइंडशील्ड सर्वे। क्या है? वाइंडशील्ड सर्वे। नेक्स्ट वन है, मिसेज एक्स इज एन एक्टिव लेबर एंड इन हाइपर वेंटिलेटिंग विथ रेस्पिरेटरी रेट 28। यू आर एक्सपेक्टिंग दैट सी विल डेवलप रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। Which of the following presenting manifestation you would notice the patient to have? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के क्या साइन होंगे? मरीज को हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, एक्टिव फेज ऑफ लेबर में है, 28 है जो रेस्पिरेटरी रेट हो गई है। तो यहाँ पर कौन से लक्षण बताएंगे कि मरीज के लिए रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस डेवलप हो रहा है? तो वो होगा यहाँ पर डिजीनेस। क्या होगी? डिजीनेस, चक्कर टाइप आना। फिर यहाँ पर मिसेज बाई इज़ अ 24-year-old प्रीमी ग्रेविडा, 39 वीक्स का जेस्टेशन है। हु प्रेजेंट टू द लेबर एंड डिलीवरी रूम इन एक्टिव लेबर। एक्टिव लेबर में है, एडमिशन के टाइम पर पता चला कि 3 घंटे हो गए हैं बट फीटल हेड डिसेंट नहीं हो रहा है। मोस्ट लाइकली कॉज द मिसेज बाई। तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर यहाँ पे हो गई, क्योंकि 3 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे में 1 भी इंच है जो 1 भी सेंटीमीटर फीटल हेड डिसेंट नहीं हुआ है। 39 वीक का जेस्टेशनल है, तो यहाँ पर क्या है? फीटल माल प्रेजेंटेशन है, मैटरनल एग्जॉक्शन है, पेल्विक कॉन्ट्रैक्चर है, फीटल मैक्रोसोमिया। क्या रीज़न हो सकता है कि 1 भी सेंटीमीटर यहाँ पर फीटल डिसेंट नहीं हुआ है? तो ये हो सकता है पेल्विक कॉन्ट्रैक्चर। पेल्विक का जो एरिया है जहाँ से बेबी को बाहर आना है, वो या तो साइज नैरो हो सकती है, क्योंकि फीटल माल प्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का यहाँ पे साइन पूछा है, कॉज पूछा है, क्या हो सकता है? नेक्स्ट वन इज, अ वुमेन हु हैज़ बीन इन लेबर फॉर 36 आवर इज फाउंड टू हैव अ रप्चर्ड यूट्रस। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इन दिस सिनेरियो? यदि कोई क्लाइंट लेबर में है, 36 घंटे हो गए हैं लेबर पेन के लिए, और उस दौरान यूट्रस भी रप्चर हो गई है, तो क्या होगा? वेजाइनल डिलीवरी ऐसे केस में नहीं करवाई जा सकती है, न लेबर इंड्यूस करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करके बच्चे को है जो हमें बाहर निकालना होगा। नेक्स्ट वन, ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर सेफली फॉर हाउ मैनी आवर। तो ब्रेस्ट मिल्क को कितने घंटे के लिए आप रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं? तो ओनली फॉर 4 आवर, 4 घंटे के लिए बस। फिर द नर्स आइडेंटिफाइड दैट द कंडीशन इन विच आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस सो pH ऑफ 7 एंड प्लाज्मा बाइकार्बोनेट 19 mm पर लीटर। व्हाट इज दिस? तो यहाँ पे क्या हुआ है? यदि ब्लड गैस एनालिसिस में pH वैल्यू 7 आई है, प्लाज्मा बाइकार्बोनेट 19 है, तो ये क्या कंडीशन है यहाँ पे निकल के आएगी? तो होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फिर है यहाँ पर, मिस्टर एक्स इज एंट्रेड विथ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी इन अ क्रिटिकल यूनिट। ब्रेन इंजरी हुई है, असेसमेंट में पता चला। ही ओपन्स
eyes to pen, produce incomprehensible sound and localized upper extremity pain. What is his Glasgow coma scale? ग्लासगो कॉमा स्केल में वर्बल, मोटार और आई ओपनिंग है जो चेक किया जाता है। तो आंखें खोली हैं, आंखें ओपन की हैं, हुई ओपन आइज टू पेन, दर्द हो रहा है लेकिन आंखें खोली हैं, तो यहाँ पर 2 दे दिया आई ओपनिंग में। फिर इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड किया तो फिर 2, और अपर एक्सट्रीमिटीज़ के यहाँ पे पेन बता रहे हैं तो 5। तो जो कितना हो गया 2, 4, 7, यहाँ पे आपका जो ग्लासगो कॉमा स्केल है वो यहाँ पे इस तरीके से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट विद सीरम पोटेशियम 6.2 MEQ पर लीटर। यदि सीरम पोटेशियम लेवल 6.2 MEQ पर लीटर है तब आप क्या करेंगे? एडमिनिस्टर ऑफ स्पायरोनोलैक्टोन, कैल्शियम ग्लूकानेट, इन्फ्यूज़न 5% डेक्सट्रोज विथ इंसुलिन, इन्फ्यूज़न ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या करेंगे आप? यदि यहाँ पर पोटेशियम लेवल क्या है, पोटेशियम लेवल है कितना यहाँ पे आपको बताया गया है, तो पोटेशियम नॉर्मली होता है 3.5 to 5.0 MEQ पर लीटर, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है, हाई है, क्या है, पोटेशियम लेवल ज़्यादा है, तो स्पायरोनोलैक्टोन यहाँ पे इन्फ्यूज़ है जो किया जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्यूवर यू विल यूज फॉर पेशेंट हु इज ब्रॉट टू इमरजेंसी आफ्टर अ फॉल फ्रॉम लैडर वाइल डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्कर ऑन द स्ट्रीट लाइट। यदि कोई क्लाइंट है जो स्ट्रीट लाइट में काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है स्ट्रीट लाइट के लिए, तो इमरजेंसी में लाया गया है, गिरा है, सीढ़ियों से गिरा है, तब क्या करेंगे? जा थ्रस्ट मैन्यूवर, नेक एक्सटेंशन, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट या मॉडिफाइड हेड टिल्ट चिन लिफ्ट है जो यहाँ पे आप अपनाएंगे। तो यहाँ पे आप जा थ्रस्ट मैन्यूवर अपनाएंगे ताकि उसकी स्पाइन में कोई भी तरीके की इंजरी और ना हो पाए। नेक्स्ट वन, द बर्न एरिया ऑन द राइट आर्म ऑफ अ पेशेंट रिसीव्ड एन इमरजेंसी रूम अपीयर्स रेड, हैज ब्लिस्टर एंड वेरी पेनफुल। नर्स करेक्टली आइडेंटिफाइड इट एज। राइट आर्म में बर्न हुआ है, इमरजेंसी रूम में लाया गया है, रेड है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हुआ है, तो ये कौन सा है? तो ये सुपरफिशियल बर्न। क्या है ये? सुपरफिशियल बर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवाइस गिवन बाय नर्स टू पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट ऑफ एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन एंड लेंस इम्प्लांटेशन इज इनअप्रोप्रिएट। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर आप क्या दे रहे हैं? कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन सर्जरी यदि हुई है तब, तो आप देंगे यूज एस्प्रिन फॉर द पेन। क्या है? यूज एस्प्रिन फॉर द पेन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रैक्चर गिवन एक्सरे। यहाँ पर एक्सरे में एक फ्रैक्चर दिया है, तो ये कौन सा फ्रैक्चर है? एक कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कौन सा? कम्युनिटेड फ्रैक्चर, मतलब बोन्स है जो बहुत सारे फ्रेगमेंट में टूट गई है, देखिए यहाँ पर। लास्ट वन, नर्स इज गिविंग केयर टू अ टीनेज गर्ल विथ म्यूलेरियन एजेंसीज ऑन फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे ऑफ वेजाइनोप्लास्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू द फिजिशियन शुड अलर्ट द नर्स। तो यहाँ पर सर्जरी की गई मुलेरियन एजेनेसिस की, एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है, तो आफ्टर सर्जरी वेजाइनोप्लास्टी के बाद है जो एज अ नर्स आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे? अर्ली एम्बुलेशन, रिमूवल ऑफ फॉलेस कैथेटर, अर्ली रिजम्पशन ऑफ फीडिंग या फिर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे जो नर्स को अलर्ट पर रखेंगे वो होंगे रिमूवल ऑफ फॉलेस कैथेटर। तो ये था GMCH चंडीगढ़ का पेपर बहुत ही ज़बरदस्त आया था। इसमें मोस्ट ऑफ दी जो आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और MSN सबसे ज़्यादा थी। तो यहाँ पर जिन भी लोगों ने पेपर दिया होगा, पेपर बहुत ही अच्छा था। तो आई होप सो कि आपका पेपर अच्छा गया हो। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया उसमें आप लोग आज है जो ज़रूर क्या कीजिए कि जो ऑब्जेक्शन है 2 जुलाई लास्ट डेट है, अभी भी आपके पास टाइम है, आज 1 जुलाई है, तो आप ऑब्जेक्शन लगाइए, आपका नंबर है जो एक बढ़ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।